We'll go ahead with the next topic. अगले टॉपिक पे जाने से पहले जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन. नॉट फुल रिकैप, क्योंकि हमको कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना है, तो सिर्फ कुलम्स लॉ क्या है वो पता होना चाहिए. एंड देन वी कैन गो अहेड विद वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ. तो कुलम्स लॉ, इफ यू रिमेम्बर, हमने कल कुलम्स लॉ स्टार्ट किया था. ध्यान दो, यहाँ पे बड़बड़ बिल्कुल बंद. स्टॉप टॉकिंग. वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन व्हाट इज कुलम्स लॉ. तो अगर आपको याद होगा, if you have two charges q1 and q2, और अगर ये दोनों चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r, तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गिवन बाय, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. जब इन दोनों को तुम कंबाइन कर लोगे तो यू गेट f as proportional to q1 q2 by r square. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, दैट कांस्टेंट वी डिनोट बाय k. तो f इक्वल टू k q1 q2 बाय स्क्वायर. ये k की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, एज वी ऑलरेडी सीन इन द लास्ट सेशन. नंबर वन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड. नंबर टू सराउंडिंग मीडियम. तो सराउंडिंग स्पेस में कौन सा मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इफ सराउंडिंग इज एयर एंड इफ यू यूजिंग ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. तो ये था स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. बाकी हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, बाकी आपको पता है ऑलरेडी. फोर्स इन वैक्यूम इज मैक्सिमम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square. ये फोर्स इन वैक्यूम है. इन वैक्यूम मतलब व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम. अगर आप दो चार्जेस को एक मीडियम में रख दोगे तो यहाँ पे एक के फैक्टर आता है, एक के और वो के दोनों अलग है. ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और ये स्मॉल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ऑलवेज रिमेंबर, फोर्स between two charges kept at some fixed distance is maximum when they are placed in vacuum. तो ये स्केलर फॉर्म था. अब हमको आज स्टार्ट करना है वेक्टर फॉर्म. तो एज आई टोल्ड यू, बाकी के चीजें हम रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत सिंपल सिंपल, दे वर टू सिंपल. इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने वन कूलम मतलब कितना चार्ज ये भी डिफाइन किया था, तो आई नॉट गोइंग टू दैट. अब हमको सिर्फ देखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं वो नॉर्मली वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड होते हैं. तो लेट्स सी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और ये भी बहुत सिंपल है. तो अगेन आई विल टेक टू चार्जेस q1 and q2. Let us say these two charges are separated by distance r. सिर्फ नोटेशन अच्छे से समझ लेना. फोर्स देखो, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि पहला चार्ज दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और दूसरा भी पहले पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि कौन सा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और कौन सा चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो नोटेशन अगर आप लिखोगे तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. तो ये जो नोटेशन है, रिमेंबर दिस. फोर्स ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q1, मतलब चार्ज q1 इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स ड्यू टू चार्ज q2 एंड चार्ज q2 इज एक्सर्टिंग फोर्स. नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटेशन अगर समझे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और आज हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं थोड़े. तो यू नीड टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड नोटेशन. F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, चार्ज 1. एक्सर्ट कौन कर रहा है, चार्ज 2. दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r स्क्वायर. ये तो पता ही था और मैंने आपको कल ही बता दिया था. इफ यू रिमेंबर, वेक्टर इज स्केलर प्लस डायरेक्शन. तो हमने स्केलर फॉर्म ऑलरेडी देखा. व्हाट इज स्केलर फॉर्म ऑफ फोर्स अब भी देखा हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r स्क्वायर. अब सिर्फ डायरेक्शन देना है आपको. तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ आप डायरेक्शन एक्स्ट्रा लिखोगे. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन
चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, चार्ज वन पे फोर्स लग रहा है, चार्ज टू फोर्स लगा रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। तो सबसे पहले ये बताओ कि अट्रैक्टिव फोर्स के रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव दोनों चार्जेस सेम टाइप के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। चार्ज, कौन से चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कौन से चार्ज पे फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वन, और कौन एक्सर्ट कर रहा है, टू। तो रिमेंबर, अच्छे से ध्यान दो तो समझेगा। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दोनों पॉजिटिव है, तो टू इसको अवे पुश करेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। तो फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू इज टू टू वन, डायरेक्शन क्या होगा इसका, टू टू वन। तो सेकेंड चार्ज पहले चार्ज को अवे पुश कर देंगे। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज डायरेक्टेड फ्रॉम टू टू वन। मैं अगर फर्स्ट चार्ज हूं, वहां पे सेकेंड चार्ज है, वी आर ऑफ द सेम टाइप, force is repulsive, I am experiencing force and charge to is exerting force, तो चार्ज टू चार्ज में क्या करेगा, धक्का देगा दूर, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स का, तो दूर धक्का देगा, दूर धक्का देगा। कौन दे रहा है धक्का, फोर्स कौन लगा रहा है, टू, किस पे लगा रहा है, वन। तो हु इज पुशिंग, क्यू टू, किसको पुश कर रहा है, क्यू वन। तो डायरेक्शन क्या होगा, टू टू वन, डायरेक्शन क्या होगा, टू टू वन। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा याद रखने का, सिर्फ लेकिन समझ लो अच्छे से। और अगर आपको याद होगा वेक्टर्स में हमने यूनिट वेक्टर्स नाम का एक चीज डिफाइन किया था, क्यों किया था, डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको अगर डायरेक्शन बताना है तो एक यूनिट वेक्टर बना लो। तो देयर इज अ यूनिट वेक्टर आर टू वन कैप, ये जो आर टू वन कैप यूनिट वेक्टर है, आर टू वन कैप जो यूनिट वेक्टर है ये टू से वन तक है। और रिमेंबर दिस इज यूनिट वेक्टर, मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड वन ओनली। हम लोग क्यों यूज करते हैं, ओनली फॉर डायरेक्शन। तो फोर्स, अगेन फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज फ्रॉम, डायरेक्शन क्या है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, डायरेक्शन क्या है, टू टू वन। तो यहाँ पे लिखोगे आर टू वन क्या है। अब सिंपल लॉजिक, अगर इधर वन टू है तो इधर टू वन होना चाहिए बस। यहाँ पे वन टू लिखा तो यहाँ पे टू वन लिखना है। तो सिमिलरली, अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोर्सेस कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते, दे आर ऑलवेज कपल, एक्शन रिएक्शन। आपने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखा था, एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। एग्जांपल, आप बेंच पे बैठे हो, योर वेट इज एक्शन ऑन द बेंच, बेंच क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड होगा सेम, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो फोर्सेस कभी भी पेयर में होते हैं। तो अगर पहला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब सेकेंड चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो उल्टा भी होगा, सेकेंड चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कौन लगाएगा, फर्स्ट। तो फोर्स ऑन चार्ज टू, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 is denoted by F21 bar. Who will tell me the formula for this? 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square, R 1 2 क्या, यहाँ पे 2 1 तो यहाँ पे 1 2। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, लेकिन पहले थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज भी समझ लो। ये R 1 2 कैप है, रिएक्शन फोर्स है, वो हम प्रूव करेंगे कि एक्शन रिएक्शन विल प्रूव दिस। दो चार्जेस थे, पहला चार्ज दूसरे की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, मतलब दूसरा फोर्स लगा रहा था। दूसरा चार्ज पहले को बोल रहा है तू भाग यहां से, आई डोंट लाइक यू। तो पहला भी बोलता है तू भी भाग यहां से। दूसरा पहले को धक्का दे रहा है तो पहला भी दूसरे को धक्का दे, दूसरा धक्का दे रहा है पहले को, मतलब दूसरा फोर्स लगा रहा है, पहला फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। दूसरे ने पहले को चाटा मारा तो पहले ने भी दूसरे को चाटा मारा, दैट इज हाउ यू रिमेम्बर, राइट। अभी ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं होता है, ग्रेविटेशन में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो ये समझ लो अब। तो ये आ जाएगा F12 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, राइट। तो यहाँ पे पुल फोर्सेस नहीं है, ये पुश फोर्सेस है। सेकेंड चार्ज इज पुशिंग फर्स्ट, फर्स्ट इज पुशिंग सेकेंड।
तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज डायरेक्टेड फ्रॉम 2 टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 टू 2। याद रहेगा? याद रहेगा, रखना ही पड़ेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाले आपसे, तो रखना ही पड़ेगा आपको याद। और ये रिपल्सिव फोर्सेस क्यों आए? क्योंकि तुमने दोनों चार्जेस क्या ले लिए? पॉजिटिव। अब इमेजिन मैंने एक चार्ज को नेगेटिव कर दिया होता, तो डायरेक्शन क्या आता? उल्टा हो जाता डायरेक्शन, क्योंकि पहले चार्ज को दूसरा अट्रैक्ट करेगा, दूसरे को पहला अट्रैक्ट करेगा। वो हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, विल जस्ट कीप इट सिंपल फॉर द टाइम बिंग। एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो कैप वाले वेक्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं यूनिट वेक्टर्स, वो होते हैं ओनली टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। R21 cap is directed from 2 to 1 and R12 cap is directed from 1 to 2। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो I can write it like R21 cap is minus R12 cap, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, इसके लिए हमने माइनस लिख दिया है। करेक्ट, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट। Therefore, what was force on 1 due to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square R21 कैप? यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 2 1, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो F12 बार इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R square। what is R21 कैप? माइनस R12 कैप। ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो F12 इज माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R square R12 कैप। ये जो ब्रैकेट में टर्म लिखा है मैंने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R square R12 कैप, ये कौन था? देखो ये कौन है, देखो 1 2, देखो तो कौन है? F21। F21 तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन क्या बन जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, मतलब तुमने इन शॉर्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव कर दिया है। यहाँ पे एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो जितने फोर्स से सेकेंड चार्ज पहले को पुश कर रहा था, उतना ही फोर्स से पहला सेकेंड को पुश कर रहा है। डायरेक्शन इज अपोजिट, क्योंकि माइनस साइन आ गया वहां पे। गुड। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पहली बार में कंफ्यूजन हुआ होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो चार्जेस थे, Q1 एंड Q2। और एक चीज और याद रखो, चार्जेस पॉजिटिव भी होती है, चार्जेस नेगेटिव भी होते हैं। तो हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेसिक जनरल थ्योरी डेवलप करने के लिए हम पॉजिटिव ही लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, हर जगह पे माइनस माइनस लिखना पड़ेगा। अगर मैं शुरू से ही माइनस साइन चार्जेस लेके चल रहा हूँ, तो हर इक्वेशन में माइनस लिखना पड़ेगा। और कोई रीजन नहीं है कि हम पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहे हैं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। यू कैन टेक नेगेटिव इफ यू वांट, लेकिन हर जगह पे, जैसे अभी अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा होता, तो मैं फोर्स के इक्वेशन में क्या लिखता? माइनस Q1 माइनस Q2। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग नहीं लिखते, बस इतना है, हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा होता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो तुम बोलते हैं F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 मतलब वेक्टर फोर्स। जो नंबर पहले लिखा है वो एक्सपीरियंस करता है, जो नंबर बाद में लिखा है वो एक्सर्ट करता है। तो एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? 1। फोर्स लगा कौन रहा है? 2। 2 इसको क्या करेगा? अवे पुश करेगा, क्योंकि फोर्स इज रिपल्सिव। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका डायरेक्शन होगा 2 टू 1, तो मैं R21 कैप यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे 2 1। अगर पहला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो दूसरा भी एक्सपीरियंस करेगा। पहले चार्ज पे दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो दूसरे चार्ज पे पहला चार्ज फोर्स लगा रहा है। तो F21 will be 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। R12 क्या है? एक्शन रिएक्शन अभी हमको शो करना है वो। लेकिन इफ यू रिमेम्बर, ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, इनके पास मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ डायरेक्शन के यूज करते हो। तो R21 कैप इज माइनस R12 कैप।
तो देयरफॉर ये जो फोर्स ऑन 2 लिखा ना हमने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by r²। R12 क्या है? व्हाट इज R12 क्या है? फ्रॉम हियर माइनस R21 क्या है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस R21 क्या है? और माइनस साइन को बाहर लेके जाएंगे, तो माइनस साइन आ गया बाहर, अंदर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by r²। R21 क्या है? लेकिन ये क्या था? ये क्या था? ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म क्या था? F12। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज माइनस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हो गया प्रूव, राइट? अब अब हमको कुलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने से मेरा मतलब ये है कि अब तक तुम सिर्फ दो ही चार्जेस की बात कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा होता ही नहीं। ये हम लोग बेस से चालू कर रहे हैं, इसके लिए हमने दो चार्जेस लिए, लेकिन इन रियलिटी यू में हैव 3 चार्जेस, 4 चार्जेस, 5 चार्जेस, एन नंबर ऑफ चार्जेस, 1000 चार्जेस, 2000 चार्जेस। तो इन दैट केस अगर हमको किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालना है, सपोज यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे चार्जेस थे, मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, दिस इज Q4, दिस इज Qn। और अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है पहले चार्ज पे, आप टोटल फोर्स सेकंड चार्ज पे भी निकाल सकते हो, आप टोटल फोर्स थर्ड चार्ज पे भी निकाल सकते हो, आप टोटल फोर्स फोर्थ चार्ज पे भी निकाल सकते हो। तो आपका चॉइस होता है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछते हैं तो ऐसा नहीं बोलेंगे ना हमेशा कि पहले चार्ज पे टोटल फोर्स कितना है, मैं आज की बोलूँ टोटल फोर्स 1000 चार्ज। तो उस केस में हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो अगर आप देखोगे तो अगला टॉपिक वही है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक, लेकिन बहुत जगह पे काम में आएगा ये। यहाँ भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा, और बाकी टॉपिक्स में भी काम में आएगा। तो ये प्रिंसिपल हमको क्या बताता है? व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, इंटरैक्टिंग मतलब व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। क्योंकि जब तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना, तो पहले चार्ज पे सेकंड चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, पहले पे थर्ड भी करेगा, पहले पे फोर्थ भी करेगा, पहले पे nth नंबर ऑफ चार्ज भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस सिस्टम में हर दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग। तो व्हेन यू हैव अ सिस्टम ऑफ चार्जेस which are interacting, the total force on any charge, कोई भी चार्ज हो, मान लो चलो फोर्स चार्ज है, तो टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम, नॉट अलजेब्राइक सम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर सम एंड अलजेब्राइक सम? वेक्टर सम में तुमको डायरेक्शन में कंसीडर करना पड़ता है, अलजेब्राइक सम में तुम डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते हो, तो डायरेक्ट सिंपल एडिशन कर लेते हो। तो तुम क्या करोगे उस केस में? अगर अलजेब्राइक सम बोला होगा तो तुम सिर्फ हर दो पेयर में फोर्स निकालोगे, सबको ऐड करके खत्म कर दो। लेकिन वेक्टर सम में वैसा नहीं होता है, वेक्टर सम में तुमको डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्टिंग, तो व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, when number of charges are interacting, the total force, the total or net force, the total or net force on any charge is the vector sum of, वेक्टर सम किसका? वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ। देखो करना क्या है, सपोज अगर आपको पहले चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना है, तो पहले ये देख लो कि पहले चार्ज पे सेकंड ने कितना फोर्स लगाया। जब आप पहले चार्ज पे फोर्स निकाल रहे थे ड्यू टू सेकंड चार्ज, जब आप पहले चार्ज पे फोर्स फाइंड कर रहे थे ड्यू टू सेकंड चार्ज, इन दैट केस बाकी सारे चार्जेस को भूल जाना, एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। जैसे तुम कर रहे हो, लास्ट बट वन, पीछे से दूसरा नंबर, यस यू वाइट एंड मोर और लेस वाइट, तुम दोनों, यू आर बिहेविंग एज इफ आई डोंट एग्जिस्ट।
मैं कब से बोल रहा हूँ ध्यान दो, फिर भी बड़बड़ चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है। डिस्टर्ब होता है, रिकॉर्डिंग में भी जाता है, इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन। हर दिन वो नहीं बोलना चाहिए मैंने, तुम ध्यान दो यहाँ पे। तो बेसिकली जब आप फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज ने कितना फोर्स निकाला लगाया, जब ये कैलकुलेट करोगे तो बाकी के चार्जेस को निग्लेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो। तो पहले चार्ज पे तीसरे ने कितना फोर्स लगाया कैलकुलेट करते हो, बाकी सबको भूल जाओ। मतलब तुम इंडिविजुअली एक एक फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो और सबको ऐड कर रहे हो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन जब तुम एक एक फोर्स इंडिपेंडेंटली निकाल रहे हो तो डायरेक्शन कंसिडर करके निकाल रहे हो। So when number of charges are interacting, the total force on any charge is the vector sum of forces on that charge, मतलब on the given charge due to due to all other charges individually, independently. हाँ, लैंग्वेज कैन चेंज, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली बात एक ही है। तो फिर तुमको यहाँ पे डायरेक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले और दूसरे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इसमें डिस्टेंस आएगा r12। और फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हो तुम, फर्स्ट चार्ज पे। तो फर्स्ट चार्ज पे अगर फोर्स है तो सेकंड चार्ज उसको क्या करेगा, फोर्स। तो डायरेक्शन क्या होगा, 2 to 1। तो ये आ गया डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन आ गया ये फोर्स ऑन वन ड्यू टू। सिमिलरली जब आप पहले चार्ज पे तीसरे चार्ज का फोर्स निकालोगे तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा r13। और डायरेक्शन क्या होगा, 3 to 1। मतलब ये आएगा डायरेक्शन। दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री। जब आप पहले चार्ज के फोर्थ चार्ज का फोर्स कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस आएगा r14, r14। ओके, एंड डायरेक्शन विल बी 4 to 1, 4 to 1। ऐसा करते करते आप सारे ही चार्जेस, पहले चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है वो कैलकुलेट करते हो। सो देयरफॉर द टोटल चार्ज, लेट अस से द टोटल फोर्स, the total force on first charge on charge q1 is given by force on one वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म याद रखना। क्या था प्रिंसिपल, क्या था, क्या बताता है प्रिंसिपल, when number of charges are interacting then the total force or net force on any charge is the vector sum of individual forces on the given charge due to all other charges। मतलब पहले चार्ज पे सेकंड ने कितना फोर्स लगाया, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर सम है, प्लस पहले पे थर्ड ने कितना लगाया, प्लस पहले पे फोर्थ ने कितना फोर्स लगाया। ऐसा करते करते 1n। क्लियर। F11 आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगाता। कभी सुना है क्या, सुना है ऐसा, अर्थ ने खुद पे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया, मैंने खुद पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया एंड आई एम नॉट एबल टू मूव। मैं, मेरा ग्रेविटी मुझ पे एक्ट कर रहा है ना। ऐसा नहीं होता है, कोई भी मास हो, कोई भी चार्ज हो, खुद पे फोर्स नहीं लगाता है वो। अब ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस है ये कहां से आएंगे, ये कूलम्ब लॉ से आएंगे। ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस है ना, इंडिविजुअल फोर्सेस, फोर्सेस सॉरी, आर कैलकुलेटेड, आर कैलकुलेटेड बाय कूलम्ब्स लॉ। So what was force on 1 due to 2? 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square। लेकिन यहाँ पे r12 लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंसेस सेम नहीं है। तो r12 स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे फिर, r21। व्हाट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3? 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q3 upon r13 square r31 cap। What will be force on 1 due to 4? 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q4 upon r14 square r41। ऐसा करते करते सारे के सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे।
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर Rn1 कैप. So what is total force? Force on 1 is force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4 force on 1 due to n. जितने चार्जेस होंगे उतने, चार होंगे तो चार टर्म्स आएंगे, पांच होंगे तो मतलब चार चार्जेस होंगे तो तीन टर्म्स आएंगे, तीन. अगर चार चार्जेस होंगे तो तीन टर्म्स आएंगे, क्योंकि एक चार्ज खुद पे फोर्स नहीं लगाता. पांच चार्जेस होंगे तो चार टर्म आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो देयरफॉर फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या फाइंड किया तुमने? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R21 क्या है. उसके बाद क्या था? फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 क्या है. वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R41 क्या है. ऐसा करते करते सारे के सारे फोर्सेस आप, अभी मैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन बताने वाला हूं, तो ध्यान दो. हाँ, बराबर लिखा है. ऐसा नींद में से उठ के भी आना चाहिए. नाम में यश होने से यश नहीं मिलता है. हम्म. क्या कॉमन निकलेगा? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और Q1 कॉमन मत निकालो तो बेटर हो. क्यों? क्योंकि हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखने वाले हैं. अगर 1000 चार्जेस है तो मैं 1999 टर्म लिखते नहीं बैठूंगा ना. मैंने अभी बोला तीन चार्जेस तो दो टर्म, चार चार्जेस तो तीन टर्म, तो 1000 चार्जेस है तो 999 टर्म, तो लिखते तो नहीं बैठेंगे हम लोग. फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका एक शॉर्टकट मेथड डेवलप करते हैं जिसको बोलते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. सबसे पहले कॉमन जो है निकाल लूंगा, और वो कांस्टेंट की वैसे भी. क्या बचा? Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R21 कैप, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R31 कैप. अभी मैं बस इतने ही टर्म लिखूंगा, आई विल नॉट राइट डाउन लॉट ऑफ टर्म्स. Rn1 कैप. व्हाट यू कैन डू इज, ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जो तो कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू भी तुमको पता है, 9 है. इसको हम लिखते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन. जब लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स का एडिशन हो, एडिशन, तो एडिशन को डिनोट करते हो सिग्मा. ये कैपिटल सिग्मा लेटर है. और तुम अगर देखोगे ना, हर एक टर्म में पैटर्न सेम है. चार्ज चार्ज डिस्टेंस स्क्वायर, तो चार्ज चार्ज डिस्टेंस स्क्वायर, और यहाँ पे एक वेक्टर है कैप के साथ. करेक्ट. इफ यू सी, सबका पहला Q1 है तो मैं Q1 लिख देता हूँ, और इधर I लिख देता हूँ. दो तीन मेथड है उसको लिखने के. इसके लिए थोड़ा ध्यान दो, मैं तो इतना कंफ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या टर्म आ गई. आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर तुमको नोटेशन अच्छे से समझने हैं, क्योंकि जेडब्ल्यू नीट सीईटी में तुमको ऐसा सारे टर्म्स नहीं देते, लिख के दे देते हैं. समझ लो खुद ही क्या बोला है. तो यहाँ पे आप लिखोगे R1I, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे I1, और I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? टू से. टू से कहाँ जा रही है? N. वेट वेट, डू नॉट बी इन हरी, डू नॉट बी इन हरी, क्योंकि मैंने इसे भी तुमको पहले चार्ज पे फोर्स बताया. दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज. अगर मैं पूछा आपसे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या लिखोगे? F2 बार इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो सिग्मा. यहाँ क्या लिखोगे? Q2. यहाँ क्या लिखोगे? QI. क्योंकि फोर्स ऑन टू है ना, तो पहला पहला चार्ज कौन होगा? टू अपॉन R, टू आई स्क्वायर R I2 कैप. और I की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी? एन तक. गलत है.
हाँ मतलब वन लोगे फिर थ्री लोगे, टू नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी चार्ज खुद पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। वो तुम्हारा लेन देन बंद करो, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट एंड ग्रो अप। तो ये नोटेशन इस तरीके से लिखना इज रॉन्ग, ऐसा लिखना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों नहीं लिखना चाहिए? मैंने पूछा होता व्हाट इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज तो इजीली बोल देते। पूछा तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, तुम फिर थोड़ा सा नोटेशन में कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि टू आई लिखा है और आई की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है एन तक जा रही है। तो आई की वैल्यू वन है लेकिन टू नहीं है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर फाइव है। तो हर बार नोटेशन चेंज करना पड़ेगा आपको, या तो हर बार लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई इज नॉट इक्वल टू टू। हर बार लिखना पड़ेगा आपको आई इज नॉट इक्वल टू टू। अगर थर्ड चार्ज पूछ लिया होता तो यहाँ थ्री और यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू थ्री। तो हम हर बार ऐसा कर नहीं सकते। तो हम बेटर ऑफ हम लोग करते क्या है फिर, व्हाट वी डू इज अ सिंपल ट्रिक। फोर्स ऑन एनी चार्ज, लेट अस से आई चार्ज, आई की वैल्यू वन हो सकती है, आई नहीं बोलना चाहिए, बोल दो फोर्स ऑन जे चार्ज। फोर्स की वैल्यू, जे की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो समेशन क्यू जे क्यू आई, क्यू जे क्यू आई। जैसे यहाँ पे क्या था यहाँ पे वन आई, मतलब वन टू तो टू वन, वन टू तो यहाँ पे टू वन। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, क्यू जे क्यू आई, तो आर क्या होगा, आर जे आई स्क्वेयर और आर आई जे क्या। क्लियर, पक्का पक्का, सही। अगर मैं फर्स्ट चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूं तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होके कहाँ जाएगी, एन तक, करेक्ट, बराबर। लेकिन अभी मैंने पूछा जे की वैल्यू क्या थी, वन। जे की वैल्यू क्या थी, जब जे की वैल्यू वन है तो आई की वैल्यू वन हो सकती है क्या, नहीं। तो हम लिखेंगे आई इज नॉट इक्वल टू जे, हो गया, आई इज नॉट इक्वल टू जे। और ये जिनको आगे आगे जाके कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, वो तुमको ये लाइफ में छोड़ेगा ही नहीं पीछा। आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई रन फ्रॉम वन टू एन, लूप लगाने पड़ते हैं। तो कोडिंग के लिए भी काम में आती है चीजें, सिर्फ फिजिक्स में काम में आ रहा है ऐसा नहीं है। ये कोडिंग कोडिंग का लैंग्वेज है ये। अगर मुझे सेकंड चार्ज पे फोर्स निकालना होता, सेकंड चार्ज पे, तो जे की वैल्यू क्या आती, टू। जे की वैल्यू टू आती, राइट, जे की वैल्यू टू आती। वैसे आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिले पिछले टेस्ट में, बता देता हूँ मैं। यू हैव एफ, ओके। तो जे की वैल्यू टू, इफ आई इफ आई पुट टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू। तो आई की वैल्यू होगी वन से स्टार्ट, क्यू टू क्यू वन अपॉन आर टू वन स्क्वायर आर वन टू क्या है। आई की सेकंड वैल्यू क्या है, टू, लेकिन इधर क्या लिखा है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, लेकिन जे क्या था, टू। तो आई की वैल्यू टू नहीं हो सकती, तो अगला वैल्यू पे जाएगा वो, अगला वैल्यू इज थ्री। तो आपने एक एक सिंगल की जगह पे सारे ही फोर्सेस का काम एक साथ कर दिया। अभी आपको अगर बोला हो फाइंड व्हाट इज द फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, जे की वैल्यू थ्री, तो जे की वैल्यू थ्री, आई की वैल्यू जो है ना वो वन टू फिर फोर। तो ये एक शॉर्टकट वे है ऑफ राइटिंग डाउन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, मतलब एक चार्ज पे तुमको फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो तुम पहला फोर्स निकालते हो, मतलब फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर, फिर उसी पे दूसरा किसी का निकालते हो, फिर उसी पे तीसरे का निकालते हो, और जब आप इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर रहे हो तो बाकी सारे चार्जेस निग्लेक्ट करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि बाकी चार्जेस थे ही नहीं, या थे तो तमाशा देख रहे थे, हाँ ठीक है तू तेरा काम कर ले। फिर बाद में इंडिपेंडेंटली सबको क्या करते हो, ऐड करते हो। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो फोर्स ऑन वन is equal to force on 1 due to 2, force on 1 due to 3, force on 1 due to 4, force on 1 due to 5 सबका addition. What is force on second charge? Force on second due to first, force on second due to third, force on second due to fourth, and so on. What is force on third charge? Force on third due to 1, third due to 2, third due to fourth, right? तो उसका हमने जो नोटेशन देखा,
मेरे को बताओ व्हाट इज फोर्स ऑन जेथ चार्ज? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन QJ QI अपॉन RJI स्क्वायर RIJ क्या है? आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर जाएगी एन तक, लेकिन आई की वैल्यू और जे की वैल्यू इक्वल नहीं है। हो गया? याद रहेगा? पक्का? गुड। तो अगर आपको इतना समझा है तो अभी जितने भी हमारे टॉपिक हुए हम लोग उस पर थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 10.1। तो एग्जाम्पल 10.1, गुड क्वेश्चन। सबका ध्यान यहाँ पे। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया है, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया है, लेकिन बहुत लोग सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चन को क्योंकि उनको पता ही नहीं होता करना क्या है या फिर कैसे सॉल्व करना है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर? 1 ग्राम पानी दे दिया आपको, उस 1 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव, कितना नंबर वाइज, मतलब कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, ऐसा पूछा है। हाउ, आगे पूछा भी है वैसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन। हाँ तो ठीक है, टोटल हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मतलब कूलम में फाइंड करो। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट? गिवन क्या गिवन है तुमको? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। बताओ क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ओके ओके, एवोगैड्रो नंबर, वेरी गुड, सो यू नो द अप्रोच ऑफ इट। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं मैं। आपको जब पूछा हो ना 1 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो सबसे पहले सिंगल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करो। एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O होता है। H2 दो हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दो में दो इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में 6 की 8, 6 कार्बन होता है, 8 8, तो हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दो हाइड्रोजन में एक एक था, मतलब टोटल 10। और आपको पता है एटम हो या मॉलिक्यूल हो या सब्सटेंस हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। मैंने अगर बोला हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब था हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन भी है। मैंने मुझे बोला ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये था कि उसमें 8 प्रोटॉन भी है। तो एक एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। H2O है ना, H2O। ये एक मॉलिक्यूल की बात चल रही है। तुमको क्या बोला है? 1 ग्राम। 1 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कितने प्रोटॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? वो कैसे फाइंड करोगे? तो तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर इज हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके लिए तुमको एक इंफॉर्मेशन दिया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है? अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ लेना। जो भी मॉलिक्यूलर मास हो, वॉट एवर मॉलिक्यूलर मास इज गिवन टू यू, यहाँ पे 18 ग्राम बोला है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना बोला है? 18 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम वाटर कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आया समझ में? तो जिस जिस सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 16 होगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? O2। तो मैंने अगर बोला कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, मतलब क्या?
मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज हाउ मच, 18 ग्राम। मतलब क्या हुआ इसका, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है। मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ जस्ट टू चेक हाउ मच यू अंडरस्टैंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम, मतलब क्या, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट, राइट। Let me ask you another simple question. Molecular mass of hydrogen is 2 gram. 2 gram of hydrogen contains. So molecular mass of water 18 gram है, तो 18 gram of water contains Avogadro number of molecules. तो 1 gram कितना, what is 1 gram of water? 1 gram of water will contain Na by 18 number of molecules. बराबर ना, ऐसे ही होगा ना, सिर्फ 18 डिवाइड करोगे ना वहां पे, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स Na by 18 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ Na? हाँ, 6.6। you people speak like Doppler effect, as if the source is going away from me। 6.023 into 10 raised to 23 अपॉन 18। अभी ऐसे टाइप के कैलकुलेशन को करना नहीं पड़ता है। 6/18 1/3 होता है, 1/3 0.3333 होता है, तो 0.33333 ऐसा ही कुछ आएगा। मतलब 3.33 इंटू 10⁻²2। एक ग्राम पानी में, 1 ग्राम पानी में, मतलब तुम अगर 1 ग्राम पानी पी रहे हो तो तुम 10⁻²2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटेक कर रहे हो। तो आपको पता लग गया 1 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स है, 3.33 इंटू 10⁻²2। बराबर। अब एक काम करो, पहले निकाल लो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स। वन मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां से है, तो मैंने बताया H2O। H2O2 मत कर देना, H2O2 करना भी नहीं और पीना भी नहीं। यू नो व्हाट इज दैट? तो उसका जोक भी है बहुत फेमस। पता है, रेस्टोरेंट में दो फ्रेंड्स आते हैं, वेटर आता है, उससे पूछता है क्या चाहिए सर, आपको बोलता है H2O, दूसरे बोलता है क्या चाहिए, बोलता है फॉर मी ऑल्सो H2O2। मतलब उसका बोलना मतलब ये होता है कि मेरे लिए भी तुम H2O लाओ, फॉर मी H2O2 और हो गया H2O2। H2O2 ऐसा बोलना था और उसने समझ लिया H2O2, हो गया, गए। फिर मिलेंगे अगले जन्म में। चलो ध्यान दो अब यहाँ पे। तो एक 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 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स, 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10। तो 1 ग्राम में कितने फिर, 1 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमने फाइंड करके रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन बोला है उसको, n×10, n×10, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो n मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, n×10। व्हाट इज n? 3.33 इंटू 10⁻²22 इंटू 10, मतलब 3.33 इंटू 10⁻23 protons and electrons. So 1 gram of H2 has has how many number of protons? This many number of protons. हाँ, कितने प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन।
हो गया? पक्का पक्का? तो आपको तो पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन, वो तो हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन? 3.33 इंटू 10⁻23। और भी कुछ पूछा है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितना होगा? देयरफॉर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 ग्राम ऑफ वाटर इज, कितना आएगा? कितना आएगा? अरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, बड़बड़ बंद करो, ध्यान दो। इतना सिंपल क्वेश्चन है। आपको पूछा है 1 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो बताओ, 1 ग्राम पानी में कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो बताओ। तुमको पहले पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कितना है, एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। फिर 1 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल है ये पता करना पड़ता है। वो कैसे पता करते हैं? 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 ग्राम वाटर इज एवोगैड्रो नंबर बाई 18 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na बाई 18 ये आ गया 3.33 इंटू 10⁻²2। 1 ग्राम पानी में 3.33 इंटू 10⁻²2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, किसके? वाटर के। हर एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन थे? 10। टोटल टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 3.33 इंटू 10⁻²2 इंटू 10, मतलब 3.33 इंटू 10⁻23 वो लिख लिया हमने। ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड पार्ट पहले सॉल्व हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो पहले हो गया। और पहले क्या पूछा था? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तुम्हारे पास? 3.33 इंटू 10⁻23। कर लो मल्टीप्लाई, हो जाएगा सॉल्व। तो 3.33 इंटू 1.6, 5.328, 5.328 इंटू 10⁻4 कूलम। डन, यही आंसर आएगा। हो गया? इतना पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव, इसलिए मैंने लिखा टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम आता है बस। एग्जाम्पल नंबर 10.2, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? वेरी सिंपल। तो 1 इलेक्ट्रॉन is equivalent to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, which means 1 upon 1.6 into 10 raised to minus 19 electrons is equal to 1 coulomb of charge। सिर्फ ये फैक्टर उठा के यहाँ डिवाइड कर दिया। और अब ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट, ये पॉइंट 10 रेज टू माइनस 19 को दे दो, कितना हो गया? -20। और मैंने आपको बार बार बताया था 1/16 होता है 0.0625, और 10⁻⁻20 ऊपर जाके 10⁻+20। तो ये आ गया 6.25 इंटू 10⁻18। सिर्फ इसके 2 पावर ले लिए, शिफ्ट कर दिए। तो एक कुलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो 2 क्वेश्चन थे ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। 1 ग्राम वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोर्सेस। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल 10.3, कैलकुलेट एंड कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स which are 10 raised to minus 15 meter apart. Value of G is 6.67 into 10 raised to minus 11 meter cube per kilogram per second square. Okay. And mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. तो सबसे पहले
आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या बताया है वो देख लो। कैलकुलेट एंड कंपेयर। कैलकुलेट मतलब कैलकुलेट करो, कंपेयर मतलब रेशियो लो। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें? बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर 10⁻⁻15 मीटर अपार्ट। डिस्टेंस कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। और मास ऑफ प्रोटॉन इज, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जिनको पता नहीं, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव। और आपको पूछा क्या था? आपको पूछा है कैलकुलेट एंड कंपेयर। कैलकुलेट एंड कंपेयर मतलब पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, और फिर इनको कंपेयर करो, मतलब इनका रेशियो ले। तो आई होप ऑफ कोर्स, आई अज्यूम कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता होगा ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एंड आई ऑल्सो अज्यूम दैट यू नो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, पहला चार्ज भी प्रोटॉन था, दूसरा चार्ज भी प्रोटॉन था, तो Q1 Q2 सेम है, E है, E इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना था? 10⁻⁻15 का स्क्वायर। चलो ध्यान दें यहाँ पे, 10⁻⁹ और ये 10⁻⁻19 का स्क्वायर -38। -38 में से 9 गए, -29। -29 में से 30 गए, नीचे 30 है ना। ऊपर 10⁻⁻, ऊपर 10⁻⁻29, 10⁻⁻19 मतलब इसका स्क्वायर 10⁻⁻38, उसमें से 9 गए, -29। नीचे कितना है? -30। ऊपर 10⁻⁻29 है, नीचे 10⁻30। नीचे 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10 होगा ना ऐसा। 9 और 1.6 का स्क्वायर कितना होता है? 2.56। 2.56 होता है ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो 1.6 का कितना होता है? 2.56। 2.56 का पॉइंट, ये 10 इसको दे दो, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 25.6। तो 9 इंटू 25.6 इज 230 के आसपास कुछ आंसर आएगा। 25.6 इंटू 9, 230.4। तो यू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज 230.4 न्यूटन। अभी फाइंड कर लो ग्रेविटेशनल फोर्स, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 is mass of proton, m2 is also mass of proton, m into m is m square। हाँ, तो फिर G की वैल्यू कितनी है? 6.67 10 raised to -11। What is mass of proton? 1.67 into 10 raised to -27। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कि नहीं? यस और नो? अपॉन डिस्टेंस कितना था? 10 raised to -15। 10 raised to -11 और ये -27 का स्क्वायर। What is 10 raised to -27 का स्क्वायर? 10⁻54। -54 और -11 कितना हो गया? -54 और -11 कितना हो गया? -65। नीचे कितना है? -30। तो ऊपर कितना बचा? -35। और 1.67 को 1.6 भी मान लेते चलता। 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 6.67, लगभग 18, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, एग्जैक्टली कर लेते हैं। 1.67 का स्क्वायर इंटू 6.67, सॉरी 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 सॉरी, 1.67 का स्क्वायर इंटू इंटू 6.67, 18.6। तो 18.6 इंटू 10⁻⁻35 हो गया। करेक्ट है? यस करेक्ट है, अब्सोल्युटली करेक्ट है। 54 में से 30 गए, -20 बराबर है, करेक्ट है। तो ये वैल्यू
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू देख के बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। ग्रेविटेशन स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग है। इसलिए तुम जब लॉज ऑफ मोशन सीखोगे ना उसमें तुम प्रॉपर्टीज में लिखते हो सब चीजें। आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे वीक फोर्स है वो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या पूछा था आपको? रेशो। रेशो 230 अपॉन 18.6 इंटू 10⁻35 -35। ये ऊपर जाके +35 हो जाएगा। व्हाट इज 230/18.6? हो जाना चाहिए था अभी तक, लगभग लगभग 12, अप्रोक्सीमेटली 12। मैंने अभी मेरा स्पीड चालू नहीं किया बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर टू फॉर दैट, राइट? 12.38, तो 12.38 यूनिट। यूनिट नो यूनिट, फोर्स अपॉन फोर्स है वो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है वो। डन।